खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक और बयान आ गया है MQM के रहनुमा के जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म साहब आपको हमारी ज़रूरत है। शुगर माफिया का जो इशू आया था और जिस तरह से FIR ने आड़ डाला फिर खामोशी से FIR ये पीछे हट गई, उसमें भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। घर मुलजिम का था, मुलजिम वहाँ पर मौजूद है, मुलजिम उसको बार बार पकड़ के अंदर ज़बरदस्ती लेके जाता है, उसको मारता है और जो तफ्तीशी है ये कहता है मुलजिम मौके पर मौजूद नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू के मशहूर शायर जामी रुदौलवी ने कहा था कि अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। आज साफ़ी बिरादरी के लिए दुख का दिन है, आज़ादी इजहार के लिए स्याह तरीन दिन। आज सच की एक आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आज कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर सीनियर साफ़ी हसनैन शाह को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की लर्जा खेज वारदात रात के अंधेरे में नहीं हुई। कातिल किसी वीरान शाहरा पर घात लगाकर नहीं बैठे थे, बल्कि ये सानिहा पंजाब के दारुल हुकूमत में लाहौर में दिन दिहाड़े हुआ। आज़ादी इजहार की पहचान कहलाने वाले लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने हुआ। 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हसनैन शाह को उस वक्त निशाना बनाया जब वो प्रेस क्लब के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है, कातिलों को जल्द अज जल्द कानून के शिकंजे में लाने की हिदायत कर दी है। लेकिन आज का ये वाक़या बता रहा है कि यहाँ हक सच की आवाज़ बुलंद करना आसान नहीं, जान हथेली पर लेकर मैदान में निकलना पड़ता है। जराइम का पर्दा चाक करना हसनैन शाह की ड्यूटी थी। क्या इन्हें इस फ़र्ज़ की अदायगी पर निशाना बनाया गया? इसका पता तो तहकीकात में ही चलेगा। लेकिन साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है और कड़वा सच ये है कि इस वक्त हुकूमती तवज्जो करने वाले कामों की बजाय ना करने वाले कामों पर मरकूज़ है। नतीजे में बार बार यूटर्न लेना पड़ रहा है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का इस्तीफा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस्तीफा लिया गया है या फिर शहजाद अकबर ने खुद दिया, दोनों सूरतों में इस खबर ने एहतसाब के अमल को सवालिया निशान बना दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहजाद अकबर ने दबाव में बेहतरीन काम किया। सवाल यह है कि काम बेहतरीन किया तो फिर इस्तीफे की नौबत क्यों आई? वाकिफान हाल का दावा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने में नाकामी, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस को अंजाम तक पहुंचाने में ताखीर शहजाद अकबर का जुर्म ठहरा। वज़ीर आज़म इनसे बहुत नाराज़ थे और इस नाराज़गी का नतीजा अब निकल आया है। खैर, नाराज़गी का शदीद इजहार तो वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से भी किया है। वज़ीर आज़म के इस बयान के वो हुकूमत से निकलने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, इस पर खूब बयानबाजी हो रही है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने भी वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि वो तर्जुमानों के गलत मशवरों से बचें। अपोजिशन इस बयान को लेकर दावा कर रही है कि हुकूमत का जाना ठहर गया। क्या इन दावों में कोई हकीकत है? क्या शहर इक़्तिदार में वाकई कोई खिचड़ी पक रही है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आज सुप्रीम कोर्ट में रकम होने वाली तारीख का जिक्र भी करूंगा कि जहां पहली बार एक खातून जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज का हलफ उठा लिया है। इस अहम ओहदे पर मैं जस्टिस साहिबा को बोल फैमिली की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर, जिसने सियासत में हलचल मचाई है। वज़ीर आज़म के बयान की बात करते हैं बाबडोगर गुलाम मुर्तज़ा से। बाबडोगर साहब, अब ये जो बयान उन्होंने दिया है कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे हुकूमत से निकाला, अब इस पर बहुत बहस हो रही है कि ये किसके लिए पैगाम था, अपोजिशन के लिए था, दीगर हलकों के लिए था, लेकिन ज़्यादा ख्याल ये है कि ये सबके लिए ही था। लेकिन सवाल अब बड़ा ये है कि क्या कोई ऐसा ख़तरा है? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि आज जो आपने बात की कि ऐसा कोई ख़तरा है, वो जो बात चल रही थी बार बार सेम पेज पे, एक पेज के जनाब हम एक पेज पे हैं, और बार बार ये कहा जाता था जो मिनिस्टर्स हैं वो एक कई कह कर थके कि जनाब एक पेज पर हैं। अब आपने देखा कि वो भी अचानक खामोश हो गए हैं। अब वो जो एक पेज वाला रोला था, मसला था, जब से DGIS की अपॉइंटमेंट का इशू स्टार्ट हुआ उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो कुछ बदली हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से KPK का इलेक्शन हुआ, जिस तरह से इत्तेहादी जो है उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो लग रहा है कि एक पेज वाला इशू तो नहीं है। अब जो अपोजिशन थी उन्होंने तो 3 साल में जो जोर लगाना था लगा लिया, और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को हटाना अपोजिशन के बस की बात नहीं है। उनके साथ इत्तेहादी हैं, काफ लीग है, MQM है, GDA है, जब तक वो उनके साथ हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। अगर वो 5 साल उनके साथ रहते हैं तो 5 साल वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, और इत्तेहादी जो हैं उन पे अपोजिशन का कोई कंट्रोल नहीं है।
इत्तेहादियों पे जिनका कंट्रोल है, अगर वो सुबह कहते हैं तो इत्तेहादी सुबह अलहदा हो जाएंगे। ये बात हम बेताशा प्रोग्राम में कर चुके हैं और इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। ये राना सनाउल्लाह जो बात करते हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाईजान जब तक इत्तेहादी साथ हैं उस वक्त तक गवर्नमेंट नहीं गिर सकती जी। अब इत्तेहादी जो है, माजी में भी ये चीज़ें सामने आई कि इत्तेहादियों पे ना पीटीआई का कंट्रोल है ना अपोजिशन का कंट्रोल है जी, वो किसी और के कंट्रोल में है। और जिनके कंट्रोल में है वो जब चाहेंगे गवर्नमेंट गिर जाएगी, जब वो चाहेंगे इत्तेहादी पीछे हट जाएंगे, वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सबसे बड़ा जो इशू है जो नज़र आ रहा है इस टाइम वो ये है कि उसकी रिप्लेसमेंट क्या होनी है। क्या पीटीआई के अंदर से रिप्लेसमेंट होगी, क्या नून लीग के साथ कोई डील होगी या कोई पीपल्स पार्टी के साथ डील होगी? अभी तक कोई वाज़े डील की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। हर एक के साथ निगोसिएशन हो रही हैं, बातचीत हो रही है, डील कहीं नज़र नहीं आ रही कि क्या आगे जो भी आगे स्केच बनना है वो अभी धुंधला है, क्लियर नहीं है। हो सकता है कि अगले 1.5-2 महीनों में आपको शायद चीज़ें बेहतर नजर आनी शुरू हो जाएं, लेकिन फिलहाल अभी धुंध पड़ी हुई है। अच्छा। जहाँ तक खान साहब की ये बात है तो मुझे अपोजिशन से तो उनको कोई डर नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा। जिनसे उनको डर है ये उन्हीं को कह रहे हैं कि ठीक है, अगर मुझे निकाला तो फिर मैं गलियों में आ जाऊँगा और एक्सपोज करूँगा। तो ये धमकी अपोजिशन के लिए नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। अच्छा, ये सिलसिला है उनका आवाम से बराह रास्त बात करने का, फ़ोन कॉल्स वो लेते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है इमरान खान साहब ने, उन्हीं की ज़ुबानी ज़रा आपको हम दिखा रहे हैं। काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोज़गार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट को, कभी कोई कुछ कहता है। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। मैं इस कौम को बेहतर जानता हूँ आपसे, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिनका टाइम ख़त्म हो चुका है। गुलाम साहब, अगर उनका देखें कि उसके बाद मैं करूंगा क्या आपका हशर, तो वो तो बाकायदा अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उनकी जिनके खिलाफ केसेस हैं। लेकिन जो खतरा बाबर साहब कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक और बयान आ गया एमक्यूएम के रहनुमा के जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म साहब आपको हमारी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने की कि अवाम के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने अपोजिशन के लिए बात की। सवालात उनसे महंगाई के हो रहे हैं और वो अवाम को डांट रहे हैं वहाँ पे। तो जो अगर बात बतौर वज़ीर आज़म अपनी नहीं वो मनवा सके, बतौर वज़ीर आज़म एहतसाब का अमल किस तरह से जारी था और कहाँ कहाँ से एहतसाब नहीं हुआ, किस किस तरह के हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए गए, फिर भी कुछ नहीं हो सका, तो फिर तो ये किस लिए ये धमकियाँ, यानी कि बाहर आके तो फिर क्या वो आप ख़ुद उठा लेंगे डंडा सोटा और वो इनके डंडे सोटे मारने शुरू कर देंगे, इनके घरों के अंदर मॉब ले जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करके इनके घरों में ले जाएंगे, या किसी और को ये कहा जा रहा है? ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है बात कि अच्छा। अपोजिशन का तो उन्होंने 3 सालों में जो करना था कर लिया और वो नहीं कुछ कर सके। और ये जो आज ARU के जो सरबराह हैं उनका इस्तीफ़ा इस बात का गमाज़ है कि उनके पास कंक्रीट कुछ करने के लिए नहीं था। अगर कंक्रीट कुछ होता तो जिस शदोमत के साथ SS रिकवरी यूनिट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशंस की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुले अपने फैसलों में लिखा कि ARU किसने बनाया, किसने शहजाद अकबर साहब को भर्ती किया, क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन थी, क्या इनके तजर्बा था। उनके फैसलों में इनके हवाले से मवाद है, 3-4 सफ़ात लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बावजूद इनको शहजाद अकबर साहब को मशीर साहब रखा आगे हमने इस पे तफसील से बात करनी है, लेकिन मुझे बताएं कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं ये टर्म भी पूरी करूंगा, अगली भी, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये तो उन्होंने साफ कह दिया है, उनको तो कोई खतरा नहीं, वो तो कह रहे हैं ये टर्म भी पूरी होगी, 5 साल पूरे और अगली दफा भी उनके पास है। यहाँ हम
उसामा गाजी साहब, यहाँ हमने इस तरह के बहुत सारे बयानात देखे हैं और जो कहते थे कि हम बहुत सारी दफ़ा हमने सुना कि हम मुशर्रफ साहब को 10 साल के लिए फर्दर मुंतखब करवा लेंगे असम्बली से, फिर वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। फिर हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहते थे अगली टर्म भी हमारी होगी, उससे अगली टर्म भी हमारी होगी। वो 2029 तक 30 तक बने हुए थे, 31 तक वज़ीर आज़म और सारा कुछ। वो देखा आपने कि किधर किधर से हिसाब होते रहे और क्या कुछ होता रहा। तो ये फ्रस्ट्रेशन का आलम है कि जब बंदा ये कहता है, और अब उनको या तो इतनी सादगी है और या इतनी मक्कारी है जिसकी इंतहा नहीं है, जिसमें वो बार बार जिक्र करते हैं इस बात का कि हमने मुल्क को उठा के ऊपर ले गए हैं, हमने मुल्क की मईशत को 4 चांद लगा दिए हैं। खुदा के लिए आप अवाम में आएँ, आप पूछें लोगों से जाके कि उनकी हालत क्या है, क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है, क्या पहनने के लिए कुछ पहले है, घंटे में हमने क्या हालत आपने कर दी है। महंगाई पर हमने तफसील से बात करनी। अब अभी जो है हुकूमत की जिस तरह बात हो रही है बाबर डोगर साहब, ये सदारती निज़ाम का भी सवाल हुआ है इसमें उनसे, लेकिन उसका उन्होंने बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो उसी वक्त मैंने बता दिया था लोगों को कि ये चीखेंगे, ये इस तरह बोलेंगे, तो उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि सदारती निज़ाम आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। ये तो बड़ा मानी खेज़ है। बाबर साहब, उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, सदारती निज़ाम एक ख़ास सेक्शन है, वहाँ पर जो उनकी आपस में जो चैट थी वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गया। मेरा सवाल तो फिर वही है, सदारती इंतखाब, ये जो सदारती निज़ाम है ये उसी वक्त आना है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड है। सर, ये जवाब क्यों नहीं दिया? इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि भाई जब मैं आया था मैंने तभी कहा था शोर उठेगा, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे? आपके ख्याल है वो इस तनाजुर में कह रहे थे कि भाई सदारती निज़ाम की बात इसलिए हो रही है कि लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं मौजूदा निज़ाम से, इस वजह से, या हमारी हुकूमत से? सर मेरी एक बात सुने, मैंने ये देखा है कि जब भी महंगाई होती है, अब मिनी बजट आया, मिनी बजट पे टैक्सेशन की भरमार हो गई है, लोगों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो गई है, मज़ीद महंगाई बढ़ गई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लोग कभी नए सदारती निज़ाम की बात होती है, कभी एमरजेंसी की बात होती है, कभी कोई बात होती है। इसी दौरान में इमरान खान साहब दोबारा लोगों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया, इतवार को नए इश्यूज़ खड़े कर दिए कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। असल इशू ये है कि जो मैं आपको अंदाज़ा लगा लें कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो मशीर हैं, अगर उनसे महंगाई का सवाल किया जाए, अब तो वो एंकर्स के गले पड़ना शुरू हो गए हैं, उनके गले पकड़ना शुरू हो गए, धमकियों पे उतर आए, गाली गलोच पे उतर आए हैं। यानी कि सिर्फ इनके लिए जो नापसंदीदा लफ्ज़ है वो है महंगाई, वो है अवाम की मिजरेबल कंडीशन, टैक्सेस, ये उसके अलावा हर चीज़ पे बात करनी। अच्छा, उस पर सर हम तो बात करेंगे, बड़ी तफसील से करेंगे। गुलाम रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च बिलावल साहब आगाज़ कर चुके हैं, 27 फरवरी को उन्होंने डेट दी हुई है, फिर मार्च में PDM का है, कोई ख़तरा आपको नज़र आ रहा है या ये अपीलें ही रहेगी मरीम साहबा की तरफ से कि ये गिदड़ भपकी के सिवा कुछ नहीं है, मकाफात अमल का शिकार हो गए हैं, बस छोड़ो जान चले जाओ? ये अपीलें काफ़ी अरसे से हो रही हैं इमरान खान साहब से, तो ये उसी के कड़ी होगी या इस दफ़ा वाकई ख़तरा महसूस करते हुए इमरान खान साहब ने बयान दिया? देखिए, ये डर का बयान है। ये बातें जो की जाती हैं ना कि खान साहब नहीं डरते, कप्तान किसी से नहीं डरता, हकीकत बात ये है कि उन्होंने आखिर किसी न किसी को तो ये कहा है ना कि मैं आ जाऊँगा, मैं इन नौजवानों को इकट्ठा करके ले आऊँगा। ये उनके अंदर का खौफ है जो बाहर आया है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, जब इमरान खान साहब बाहर आए थे और कौन कौन सी कुव्वतें उनके साथ थी, कौन कौन से बिजनेसमैन उनको सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह का पैसा उनको मिल रहा था और किस तरह से धरना चला, किस तरह से जुलूस चले, ये सब अब कौम के सामने है। अगर आपने और भी धरने और बहुत सारी दीगर चीज़ों को भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनके केसेस में लिखे हुए हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें होती रही है। तो अब अगर ये कहते हैं कि जुलूस निकालेंगे, आप जिस दिन इक़्तिदार से बाहर निकले आप आवाज़ देंगे तो शायद आपके बहन भाई भी आपके पीछे न खड़े हों, ये इस तरह की सूरत हाल होगी। अब वो इमरान खान ठीक है, फॉलोइंग उसकी क्रिकेट के तौर पे हीरो के तौर पे रही है और शायद वो रहे भी, क्रिकेट के फॉलोअर्स करते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली आपने जो डेंट डाल दिया है मुल्क को, जो आपने मईशत ख़राब कर दी है, जो आपने मुल्क के इदारों का हाल कर दिया है और जिस तरह की बातें इस वक्त आप कर रहे हैं, आप कतन एक स्टेट्समैन की बातें नहीं कर रहे इस वक्त, आप वही पुराने वाली बातें कर रहे हैं जो कंटेनर के ऊपर हो रही थी। और ये भी मैं बताऊं आपको कि तब्दीलियाँ जो है वो उसका सफ़र अब शुरू हो गया है, वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और अभी चंद हफ्तों की बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको पिछले आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर ही आपको नज़र आ जाएंगी। इनके अपने नाराज़ लोगों के ग्रुप आपके सामने नज़र आ जाएंगे
वो आपको साफ दिखाई देंगे लोग जो कहेंगे कि हम अब आपका साथ नहीं दे सकते, हम आप लोगों की बातें नहीं सुन सकते, हम महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। वो इनके अपने लोग इनके मतलब जो है वो अपोजिशन का काम आसान करेंगे। आप बाबा डोगर साहब की बात दुरुस्त है कि अपोजिशन नहीं कर सकती, इनका नहीं बिगाड़ सकी। वो क्यों नहीं बिगाड़ सकी? क्योंकि तमाम स्टेट मशीनरी जो थी वो इमरान खान साहब के साथ थी, इस वजह से सर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अभी देख लेते हैं, आपके पास मौका है। यही बात दोबारा वो निकल रहे हैं, दोबारा सियासी पार्टियां अच्छा सर आगे सियासी पार्टियां यही बात करती रही हैं कि फेयर प्ले दिया जाए, फेयर प्ले दिया जाए। फेयर प्ले होगा तो पॉलिटिक्स हर बंदे को अपनी अपनी करने का मौका मिलेगा। चलिए ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। अच्छा, अब तो जनाब एक और इस्तीफा आ गया है शहजाद अकबर साहब का। मुशीर एहतसाब थे, काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा थे। इन्होंने खुद ऐलान किया है इस्तीफे का और उसमें यह भी कहा है कि वो लीगल टीम का हिस्सा रहेंगे, यानी तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है? आपने खबर दी भी थी, हमारे प्रोग्राम डिस्कस भी हुई कि शहजाद अकबर साहब जा रहे हैं, तो वो अब चले गए हैं। ये गए हैं या भेजे गए हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो अब भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े दबाव में बेचारों ने काम किया, बड़ा दबाव था उनका। उसामा साहब, बड़ा क्लियरली मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला था कि पीछे भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान इनसे बड़ा खफा थे। मसला ये था कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो ये चूरन भेज रहे थे शहजाद अकबर साहब, वो बहुत सारा चूरन भेज दिया था। रोज़ एक नई ट्रेन के पीछे लगा देते थे गवर्नमेंट को, और अपना मंजन भी ये साथ साथ बेचते रहे हैं। गवर्नमेंट को तो जो चूरन भेजना था, अपना मंजन भी साथ इन्होंने अच्छा खासा बेचा है। अच्छा। और अब इमरान खान भी इनसे तंग आगे हुए थे कि जनाब हुआ कुछ भी नहीं, नवाज शरीफ को आज लेके आएंगे, कल लेके आएंगे, शहबाज शरीफ का केस बड़ा मजबूत हो गया, वो उसको पकड़ा जाएगा, उस पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी FIA, कभी नैब पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कभी FIA पे फर्स्ट एड हुए थे कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाए, किसी तरीके से नवाज शरीफ के वाले से उसको वापसी के वाले से कुछ हो जाए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। जो भी चीज़ें लेके आए, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितना गवर्नमेंट पे इनका पैसा लगा, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जितना इन्होंने रिकवर करवाया तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जरदारी फैमिली कुछ नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस, नून लीग ज़ीरो परफॉर्मेंस, बाकी सारे ज़ीरो परफॉर्मेंस। किया क्या, मेरा मतलब मास है इसके इल्ज़ाम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने प्रैक्टिकली क्या किया? आज अब मेरी एक बात सुने, शुगर माफिया कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जनाब ये जो शरीफ ख़ानदान था, ये इन्होंने 3 साल से ये पीछे लगे हुए हैं, कोई 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके। किसी एक सारी शरीफ फैमिली आज भी बाहर बैठी हुई है। आप देखें कौन है अंदर, यहाँ लंदन में है, यहाँ पाकिस्तान में भी सारे बेल पे हैं। शहबाज शरीफ को ये पूरा जोर लगा के एक दिन के लिए अंदर नहीं करवा सके। तो इमरान खान साहब तो इन पे बहुत खफा थे कि ये जो कह रहे थे कि जनाब अरबों रुपया रिकवर कर लिया जाएगा, लंदन भी जो है बड़ा केस हमारा मजबूत है, शहबाज शरीफ वाला केस बड़ा मजबूत है, FIA वाला केस बड़ा मजबूत है। अच्छा। और नतीजा ज़ीरो था। तो पीछे जो मीटिंग हुई उसमें इमरान खान साहब ने इनको अच्छी खासी सुनाई भी थी कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, आपने जो मंजन बेचा था उसमें तो कुछ भी नहीं निकला। बल अल्टीमेटली इन पे प्रेशर था कि या इनको निकाल दिया जाएगा या फिर रिज़ाइन दे दें, रिज़ाइन देंगे तो बेहतर है, तो इन्होंने खुद ही रिज़ाइन दे दिया बजाय कि इनको खुद निकाला अच्छा, अब एक और खबर ये आई है, गुलाम रज़ा साहब के अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को, अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है कि जी आप मेडिकल रिपोर्ट्स खुसूसी बोर्ड को पेश करें 10 दिन में, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हम दायर करेंगे। ये एक प्रेशर आ रहा है लीगल टीम पर, इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ। जिस तरह का प्रेशर आ रहा है, मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी चंद दिन में वो भी मेहमान ही लग रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे, और कुछ और तब्दीलियां भी ऑन कार्ड्स हैं, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की, कोई इंफॉर्मेशन की, कोई खारजा की, दाखिला की। तो ये 4-5 चीज़ें और भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अच्छा। कुछ मेजर तब्दीलियां जो हैं वो होने जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो अभी आप बात कर रहे हैं कि एसेट्स रिकवरी यूनिट की शहजाद अकबर साहब की, शहजाद अकबर साहब से तो अभी सवाल होने हैं 190 अरब रुपए के। 190 अरब रुपया एक केस में इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था, वो पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था, उसको पाकिस्तान के ख़जाने में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया कि ये उस शख्स के पैसे हैं
जिसको आपने 490 अरब रुपये जुर्माना किया था, उसकी पहली किस्त आ गई है। हाँ जी। तो वो कौम को दो नुकसान हुए, एक 190 अरब जो नेशनल एक्सचेकर में जाना था वो ना गया, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आना था, वो उस शख्स को 2 दफ़ा फ़ायदा हो गया। वो उसकी रकम वहाँ कॉन्फिस्केट हुई थी, वो रकम पाकिस्तान के पास आती, उसको अपनी जेब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते। तो ये 2 चीज़ें, ये इसका सवाल उनसे होगा, उनसे पूछा जाएगा, और अभी नहीं पूछा जाएगा तो चंद दिन बाद पूछा जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त की, इसको ये इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया, इस्तीफ़ा देखें, उनको प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही प्यारे साथी जो उनके साथ सारी प्राइम मिनिस्टरशिप चला रहे हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल थी। अब या तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुनना बंद कर गए हैं, या फिर ये है कि जो जिस तरह से शरीफ ब्रदर्स के ख़िलाफ़ सारे इल्ज़ामात और सब कुछ होता रहा, खर्चे होते रहे, टीमें इंग्लैंड जाती रहीं, कागजात के पैसे वहाँ देते रहे, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे भर्ती भी, वो कंसल्टेंट भी रखा गया, और वो कागजात निकालने के लिए उनको पैसे दिए गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके। जहांगीर तरीन साहब का कोई फैक्टर है, क्योंकि वो इन्हीं को इल्ज़ाम देते थे कि जी ये शहजाद अकबर की वजह से सारा माहौल ख़राब हुआ, मेरे खिलाफ साजिश करने में शहजाद अकबर है, तो उनका भी कोई फैक्टर है। और दूसरा ये कि शहजाद अकबर साहब तो हमेशा कहते रहे कि भाई नैब को हम कह ही सकते हैं, मैं तो चीज़ें भिजवा सकता हूँ, केस तो आगे नैब ने करना है, हम क्या कर सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जी अदालत को तो नहीं हम इन्फ्लुएंस कर सकते। देखें, इनका तो तब फैक्टर हो कि अगर इनकी बात सुलह के लिए चल रही हो। इस तरह की बातें चलाई ज़रूर जा रही हैं कि जहांगीर तरीन के साथ और फरदौस आशिक अवान के साथ और 1-2 और नाराज़ अरकान हैं, जिनके साथ सुलह के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए बात की जा रही है। तो ये गुडविल जेस्चर के तौर पे अगर कहा जाए कि ये उन्होंने इसके लिए किया है, तो ये नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो उनको डॉर्मेंट भी किया जा सकता था। वो तो FIA को और नैब को देख रहे थे, एसएस रिकवरी यूनिट को देख रहे थे, वो उधर देखते रहते। और अभी इनके साथ तो गुज़िश्ता 6 महीने से जहांगीर तरीन साहब के किसी केस के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना उसके हवाले से कोई काम किया। तो ये तो उनकी तरफ से तो नहीं है, ये तो इंटरनल मैटर्स हैं जो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद किसी की ब्रीफिंग के ऊपर उनको कहा गया था कि ये आपने बंदा गलत चॉइस किया था। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब जी सर ब्रेक, लेकिन शुगर माफिया का जब इंग्लैंड वाले मामले में आप शुगर माफिया का जो इशू आया था और जिस तरह से FIA ने आड़ डाला, फिर खामोशी से FIA पीछे हट गई, उसमें भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस हवाले से भी बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अच्छा चलें जी, अब ब्रेक है, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है कि जिस इमरान खान साहब की नींदें हराम हो चुकी हैं। खुद उन्होंने कहा है कि मैं सो नहीं पाता, और इस बारे में वो रोज़ाना पहले घंटे में ही सारी रिपोर्ट ले लेते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या मामला है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। महंगाई से लोग तंग हैं और इसका एहसास इमरान खान साहब को भी है, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि महंगाई है, लोग परेशान हैं, और ये वो चीज़ है कि जो मुझे रातों को सोने नहीं देती, मुझे नींद नहीं आती महंगाई की वजह से कि लोग किस हाल में हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया, दीगर रिपोर्ट्स का हवाला दिया कि गुर्बत में कमी आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इन लोगों को बुलाकर इनसे कहूँगा कि आप अपने लोगों की कुछ तनख्वाहें तो बढ़ाएं जब आप इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबका जो है वो यकीनन मुश्किल में है। तो बाबर डोगर साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी इमरान खान साहब को एहसास ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ये भी कहा गया कि जी आपको शायद रिपोर्ट्स गलत मिलती है। उन्होंने कहा जी पहले 1 घंटे में ही मुझे रिपोर्ट्स दे दी जाती है कि कौन सा तबका इस वक्त किस तरह जी रहा है या कितनी मुश्किल में है। तो इसका मतलब है उनको ये पता है, वरना वो क्यों कहते हैं कि जी मुझे तो रात को नींद नहीं आती, महंगाई है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा बहरान आया, 100 साल में कभी इतना बहरान नहीं आया, दीगर ममालिक में भी बहुत बुरी तरह से महंगाई बढ़ी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसको ना सिर्फ कंट्रोल किया जाए, बल्कि उन्होंने बताया कि जिस तरह मईशत बेहतरी की तरफ गई है तो इसके असरात लोगों तक पहुँचे। उसामा साहब, पहली तो बात ये जो बार बार कहते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ गई है, इस पे बड़ी हैरानगी होती है। जो बेहतरी के इंडिकेटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब एक आदमी को उसके जो डिविडेंड्स हैं, जो उसके फ़ायदे वो पहुंचना शुरू हो जाएं, आम आदमी को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए,
आम आदमी को जनाब जो है उसको उसकी रीच में चीज़ें आ जाएं, बच्चों की वो फीसें दे पाए, बिजली के बिल दे सके, गैस के बिल दे सके। उसकी छोटी छोटी डिमांड हैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती। वो ये चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ जाएँ, वो ये चाहता है कि उसको बिजली उसके घर में आ जाए, वो ये चाहता है उसके बच्चों को रोज़गार मिल जाए, वो ये चाहता है कि जो उसकी दाल रोटी वो चलती रहे। अब हालात ये हैं कि रोज़गार है कोई नहीं है। अगर मईशत चल रही है, मईशत का पहिया चल रहा है, तो फिर रोज़गार तो अवेलेबल होना चाहिए लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इकोनॉमी ठीक है तो रुपये को मजबूत होना चाहिए, डॉलर की कीमत को नीचे आना चाहिए। डॉलर और ऊपर जा रहा है, रुपया अभी भी वीक हो रहा है। तो जिस तरह से ये क्लेम करते हैं, जो ये इंडिकेटर्स बताते हैं, वो इंडिकेटर इमरान खान साहब के लिए अपने लिए ठीक होंगे, मगर ये कह रहे हैं कि जनाब के जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया। अचानक से ये कह रहे हैं कि जी बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ग्रोथ रेट के जो असरात हैं वो आम आदमी तक तो नहीं पहुँचे। इकॉनमी अगर तेज़ हुई है, कारोबार तेज़ हुआ है, कारोबार पहले से बेहतर हुए हैं, तो फिर रोज़गार का सिलसिला भी बढ़ना चाहिए था, फिर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए थी। वो कागज़ों में तो है, प्रैक्टिकली नहीं है। मैं भी इस माशरे में रहता हूँ, आप भी इस माशरे में रहते हैं। मुझे बता दें कि आपको कितने ऐसे लोग दिखाई दिए जिनका जो तनख्वाहें हैं उनकी बढ़ गई, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, दुकानों में रश लग गए। मुझे तो ये सारी चीज़ें हवाई नज़र आ रही हैं। आम आदमी के पास जाएँ वो तो गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहा है, जबकि हैरानगी की बात यह कि गवर्नमेंट ऊपर जो है वो चैन की बांसी बजा रही है। ये आपकी बात सही है, मगर सर अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को देखें, वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, हुकूमत तो नहीं इनको कह सकती क्या हो रहा है, ब्लूमबर्ग, ये सब इदारे अपनी जगह दे रहे होते हैं। अभी देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं नून लीग की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी ये ग्रोथ अपनी जगह 5.37% उन्होंने भी मानी है। तो गुलाम साहब ये इशारे ज़रूर बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रही है, लेकिन जो बाबू डोगर साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह बात दुरुस्त होगी। क्या जो अमीर तबका है जिसके पास पैसा गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद उसी की वजह से ये तरक्की हमें नज़र आ रही है या माशी बेहतरी नज़र आ रही है। मतलब गाड़ियों की सेल अगर बढ़ गई है, टेक्सटाइल में पैसा चला गया है, वो एक्सपोर्ट में बढ़ती नज़र आ रही है, दीगर शोबों में, सीमेंट सेक्टर, जिस तरह उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि मुनाफा लोगों ने कमाया। जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां हैं उनकी बात हो रही है, वो शेयर्स का उस तरह नहीं। तो ये सब लोग नीचे पैसे नहीं दे रहे, या तो फिर इसका मतलब ये है? ऐसा नहीं है। देखिए आपने रीबेसिंग कर दी इकॉनमी की, रीबेसिंग में जाके आपने वो अशिया भी शामिल कर दी इस जायज़े में जो कि इससे पहले शामिल नहीं थी। 5-5 साल के लिए हमेशा रीबेसिंग की जाती है, और 5-6 की रीबेसिंग करते तो आप इस वक्त रीबेसिंग आपको चाहिए थी 10 की करनी, लेकिन आप 15 साल ऊपर उठ के आए हैं, आपने रीबेसिंग कर दी 20 की। और अभी जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्यों इस तरह से हुआ? ऐसे है कि जब आपने बेस 21 की कर दी है, 20 की 2015-16 से कंपैरिजन किया वैसे, और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, बड़ा अच्छा वो निस्बतन दौर था जी। 15-16 से भी कंपैरिजन करेंगे ना तो वो पिछली जो भी जीडीपी होगी वो सारी जीडीपी बढ़ गई। वो अब ये मैं समझने से, एक तालिब इल्म ये समझने से कासिर है, आप इसको 5.9 आप कर दें, 9.5 कर दें सर। इतनी मुझे तो चाहिए है कि तो सर हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करना शुरू हो जाएंगे, चीन को भी पीछे छोड़ जाएंगे सर जी। करना ही है ना, करना ही है। 9.5 कर दें, 10 कर दें, ऐसे कि जग ऐसा ही 16 कर मानेगा उसको सर। तो अभी नहीं असर ही सर। नहीं इसको मेरी बात सुनिए, करना ही है ना। आपने रिपोर्ट है कि भाई ये बेहतर की तरफ जा रहे। हाँ जी, 5 या 3 साल ना से सर 4% तो सारे ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप पढ़े। एक मिनट सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप पढ़े जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान में आप ये जो मार्केट में हर हफ्ते चीजें महंगी हो रही है और पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, वो नहीं आप देख रहे। इदारा शुमारियात की जो हालिया रिपोर्ट है मेरी बात है सर, उसमें यह है कि महंगाई की शरह कुछ कम हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताता हूँ आपको। जी गुलाम साहब, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग की महंगाई के हवाले से रिपोर्ट देख लें। पाकिस्तान दुनिया भर में 3रे नंबर पर है महंगाई में, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ये नहीं कि जो चीज़ आपके लिए कुछ चीज़ क्या ब्लूमबर्ग में हमारे जैसे साफ़ी नहीं होंगे? वहाँ नहीं कोई एनालिसिस ऐसा करने वाला होगा, कोई एनालिसिस। मैं ये कहता हूँ रीबेसिंग की वजह से आप 5.7 की बजाय आप 9.7 कर दें, और जिनके पेट खाली हैं उनको रोटी तो नहीं मिल गई, जिनके घर चूल्हे बंद हुए हैं उनको उनके चूल्हे नहीं चल पड़े, और जिनके कारोबार नहीं है उनके कारोबार नहीं शुरू हो गए। अवाम की क्या सूरत हाल है ये अवाम में जाके पूछ लें।
हम झूठ नहीं बोल सकते। इन फिगर्स की बुनियाद पे मैं झूठ नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान तरक्की की आखिरी मंजिल तय कर रहा है। नहीं सर, देखिए ये कौन कह रहा है? गुलाम साहब, आप जीडीपी का मुझसे बेहतर जानते हैं। जीडीपी का 8%, 9% पता नहीं कहां तक, कितने साल मुसलसल, बल्कि दिहाइयां समझे उसने ये ग्रोथ रखी है, तब जाके वहां पर गुर्बत खत्म हुई है। 70 करोड़ लोग जो इमरान खान साहब मिसाल देते हैं, ये कोई 1-2 साल में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर तो होगी ना, बजाय इसके मनफी में चली गई। आज अगर वो सर 5 या 3-7% पर है तो ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई ना। वो आम आदमी तक तो इमरान खान से महंगाई है, ग्रोथ 5-6 या 3-7 है तो वो बताए क्या? प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं, मैं सो नहीं पाता, इतनी ज्यादा महंगाई है, वो तो खुद कह रहे हैं। तो फिर आप -5 थी, -3 थी पिछले साल जी, -3 आपका जीडीपी ग्रोथ पिछले साल माइनस में था जी। आज आप 5.37, आप इशारिये भी ऐसे लगा रहे हैं 3 और उसके साथ 7 के बड़े रेगुलर जनाब, बड़ा को बहुत ही कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस की गई हैं, और आप एक साल में आपकी माइनस ग्रोथ से 5.37 हो गई ग्रोथ। आप इससे भी ज्यादा, मैं तो कहता हूँ कि 17% कर दें ग्रोथ। लेकिन बात यह है कि भूखे के पेट में रोटी जाएगी तो वो आपकी तारीफ करेगा, बेकार आदमी को, बेरोजगार आदमी को रोजगार मिलेगा, वो आपकी तारीफ करेगा। वो बंदा जो हॉस्पिटल से दवाई लेता था, उसको दवाई नहीं मिल रही, वो बंदा आपको दुआ नहीं दे सकता। सर अगर हमारी ये ग्रोथ तरह के बबल्स बना के चली जाती है, रेगुलर बबल्स बना के, अगर ये हमारी 6% ग्रोथ चली जाएगी तो फिर वाकई 1-2 साल में आप देखेंगे कि रोजगार बाकायदा नजर आएगा, पहले से बेहतर, गुर्बत खत्म होती नजर आएगी। मैं पंजाब, एक मिनट गुलाम मुर्तज़ा साहब, यही तो बात है पंजाब कि जब आपके इशारिये ये होते हैं कि जब एक तरफ आपको, अगर आपकी जीडीपी बढ़ता है तो आपके यहाँ नौकरियों की बारिशें होती हैं, आपके यहाँ रुपया पैसा बरसता है, धन बरसता है, आपके सड़कों के ऊपर रुपया रेल पे नजर आती है, लोगों के पीले चेहरे और जर्द आंखें नजर नहीं आती, उनके अंदर रोशनी होती है, दहकते हुए चेहरे होते हैं उनके। आप जो कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, बाबर साहब बात सही है, लेकिन ये कोई एक साल में तो नहीं हो जाएगा ना। बात ये है बुदा साहब का ये जो सर्वे है कि जनाब उनकी मकबूलियत 52% है, यानी कि शहबाज शरीफ की 68% थी उसी सर्वे के मुताबिक, सुन रहे हैं कि 52% लोगों ने उनको जनाब उनको कहा कि वो बेहतरीन वज़ीर आला है। जब इसी सर्वे के मुताबिक आज से 3 साल पहले शहबाज शरीफ की 68% थी, उस वक्त में जब मेट्रो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जब मेट्रो बन गई थी, जब सियालकोट मोटरवे बनी थी, जब बिक्की पावर प्लांट बना था, जब साहिवाल कोल प्रोजेक्ट बना था, कायदे पावर प्लांट बना, सोलर प्लांट बना था, ये सारे बड़े मनसूबे पंजाब में बन रहे थे तो 68% थी। मैंने पीटीआई के बड़े अहम लोग, अहम ओहदों पे बैठे हुए पंजाब में लोग, उनसे बात हुई, वो हैरान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सर्वे हुआ कहाँ से? वो सर्वे वालों से पूछ रहे हैं कि भाई हमें बता दो किन लोगों से जाके तुमने सर्वे किया, हम भी उनसे रब्ता करें कि भाई तुमको ये पंजाब में 52% कहाँ से नजर आ गया? उस्मान बुज़दार के लेफ्ट राइट बैठे हुए अहम लोग खुद ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये सर्वे कहाँ से करवा लिया, किन लोगों से आपने ये सारा सर्वे पूछा है? क्या वो डीजी खान के थे? मुझे तो एक बंदे ने कहा कि आप डीजी खान में इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये सर्वे करवा ले, वहाँ 52% नहीं निकलेगा जहाँ पे इन्होंने अरबों रुपए के डेवलपमेंट के काम करवा दिए। तो उसामा साहब, तो ये फिर ब्लूमबर्ग में रिपोर्टें, ये हर जगह पे, आप न्यूयॉर्क टाइम में हर जगह पे चीजें मैनेज हो जाती हैं जो मतलब वाले वहां पर। अगर अभी वो कह रहे जी तीसरे नंबर पे महंगाई, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाहर के अखबारात में आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का अंदाजा लगाना है तो फिर तो अल्लाह मालिक है। ये कि मैं जो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रास रूट लेवल पे, उस पे आप नहीं मान रहे और आप ब्लूमबर्ग की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी महंगाई है तो बात खत्म। ब्लूमबर्ग अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो सोने की बारिश हो रही तो आप मान जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर को नींद नहीं आ रही, इतनी महंगाई है। एक दो बातें ऐड कर लें, एक दो बातें देखें, एक दो बातें ऐड कर लें, एक दो बातें ऐड कर लें। आप ज़र मुबादला के ज़खायर जो आप ये कहते हैं ना कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जी, वो बड़े हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं जी। इस वक्त 1-1.5 महीना पहले 21 बिलियन डॉलर के थे, मेरे ख्याल में अभी 18 साढ़े 18 के करीब पहुंच चुके हैं। ये यानी कि आपके जितनी देर में आपने नया जीडीपी निकाला है उतनी देर में 2-2.5 अरब डॉलर के जो हैं आपके रिजर्व्स ये डाउन हो गए हैं। आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है 12 पॉइंट से, यानी कि जो
रिपोर्टेड है 12.5। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, दुनिया के आप दोनों की बात दुरुस्त है। जब इमरान एक प्राइम मिनिस्टर मान रहा है कि भाई महंगाई है और मैं सो नहीं पा रहा, तो कितनी शदीद महंगाई होगी, कितनी उस पर, यानी वो खुद समझ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरी बात सुने। लेकिन सर मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जेब में मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, बेहतर होगी तो फिर 10 कर दे। अगर 15 करने से, इस तरह 15 करने से आपको फायदा मिलता है तो ले ले, कौन रोक रहा है। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद एक अहम मुकदमे का किस्सा कि उसमें क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आपको बताएं, उसमें अब जिरा मुकम्मल कर ली है मुलजिम के वकील ने तफ्तीशी अफसर पर, और उसमें चंद अहम चीज़ें सामने आई हैं। अब चूँकि ये एक बड़ा ही अहम केस है तो एक चीज़ इस वक्त नोट की जा रही है। अब तफ्तीशी अफसर से जो बयान, यानी जिरा में जो बयान दिलवाया गया कह लें, या जिरा में जब वकील साहब ज़ाहिर इसी तरह के सवाल करते हैं कि ये क्या आपने देखा, क्या हुआ, क्या उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र वहाँ पर मौजूद था, नहीं था, उसमें अब तफ्तीशी अफसर का बयान ये कहता है कि नहीं था। उसमें अब तफ्तीशी अफसर का बयान ये कहता है कि और ना ही चाकू पर इसके फिंगरप्रिंट्स थे, ज़ाहिर जाफ़र के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, ये तफ्तीशी अफसर कह रहा है। ना हमसायों से, ना किसी चौकीदार से बयान लिया, ना घर के इर्द गिर्द कैमरों की रिकॉर्डिंग ली गई। गुलाम साहब, ये क्या इनकी कोई सिग्निफिकेंस है इस तरह के बयान की कि जी इसके तो चाकू पर हाथ फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं, कल को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है मुलजिम को? ये है नाकस प्रोसिक्यूशन, जिसका रोना पाकिस्तान का हर शहरी रोता है। जब भी कोई फौजदारी केस किसी के साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या होता है, तो क्योंकि आम शहरी को इल्म नहीं होता कि ये वाक़या क्या है, इसमें टाइम लाइन किस तरह से मैटर करती है, कौन कौन सी चीज़ें तफ्तीशी को बतानी हैं और सामने बैठ के लिखानी है, वो मौके पे क्या चीज़ मौजूद थी, क्या चीज़ मौजूद नहीं थी, ये चीज़ें जो जिसका कत्ल हुआ होता है वो तो बेचारा अपने रोने धोने में और दीगर चीज़ों में लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे ये अपने मौज के साथ एक ही जगह पे बैठ के, कभी वो किसी हॉस्पिटल की कॉरिडोर में जहाँ पे मुर्दा खाने के पास बैठ के रिपोर्टें बना रहे होते हैं, या अपने किसी बख्शी खाने में, या किसी थाने के किसी उसमें, और अपनी मौज में लिखते जाते हैं। और जब वो सवालात की नौबत आती है, शहादतों की नौबत आती है, तो वो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को खुद जानबूझ के रास्ता देने का मतलब समझा जाता है कि जी इसको हमने पैसे भी ले लेते हैं और कहते हैं हमने रास्ता रख दिया है, आपका काम हो जाएगा। तो वो इस तरह की सूरत हाल में ये सामने आती हैं। हमें पीपीसी में जो चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत हैं वो लेबॉर्ट्री टेस्ट, वो टाइमिंग्स और पॉलीग्राफिक टेस्ट, और इसके साथ साथ दीगर जो भी आपके डिजिटल साइंटिफिक की एविडेंसेस होती हैं, वो तमाम की तमाम इस तरह से उनको हमें अहमियत देने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे केसेस में जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें इस तरह की जिरे हों और इस तरह के जवाबात हों, तो अदालत उन शवाहद की बना पे ये जो मेरी बात सुने, केस कमजोर हो सकता है कि ऐनी शाहिद भी कोई नहीं है, ये बात भी हो रही है। फिर ये बात भी कि जी तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि जी नक्शा मौका पर कहीं भी ज़ाहिर जाफर की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। फिर वो ये भी कहता है कि जी पुलिस डायरी में अपने साथ जाने की बात गलत लिखी। ये सब क्या है? पुलिस डायरी में बात गलत लिखना कि अपने साथ जाने की, नक्शा मौका पर वो मौजूद नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से कहा जाता है कि रास्ता रख दिया है, आपके लिए रास्ता रख दिया है। ये वो चीज़ें हैं। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, टाइम कम है, इससे फ़ायदा किस तरह हो जाएगा? ज़रूरी तो नहीं है कि उसने जब अगर किसी मुलजिम ने चाकू से किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी अगर उस पर नहीं है, कोई और तो वहाँ था ही नहीं, उसने साफ कर दिया होगा। शक का फ़ायदा किसको होता है? शक का फायदा आप भी लॉ किया हुआ है आपने, शक का फायदा मुलजिम को होता है। तो ये शक में डाल दी ना चीजें कि वो बंदा वहां मौजूद नहीं था, उसके पैंट के ऊपर खून का धब्बा नहीं था, जबकि कहा गया है कि उसका बेटी का सर कलम किया गया था, खून बिखरा हुआ था, खून तो फिर उसके पूरे जिस्म पे लगा हुआ होना चाहिए था, तो वहाँ वो उसकी मौजूदगी भी नहीं। फिर वो चौकीदार है, चौकीदार का बयान नहीं लिया, हमसाओं के बयान नहीं लिए। क्या है ये आपको
आने वाले दिनों में फर्दर इसके हवाले से पता चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की प्रोसिक्यूशन करने वालों को ऐसे मुल्ज़मान के साथ ही फांसी दे देनी चाहिए और ये चीज़ें अच्छा शामिल करनी चाहिए। डिजिटल जो शवाहिद हैं जी, बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फैसले अब होने चाहिए। मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जब तफ्तीशी ने इस केस का चालान बनाया होगा और जब अदालत में चालान पेश किया होगा तो ये सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने देखनी थी। उन्होंने ये जो भी इसमें लूप होल्स थे उन्होंने देखने थे। सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में नून मुकद्दम जो है वो वाज़े तौर पर खिड़की से छलांग लगाती है। ये मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है ये वहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये मुल्ज़िम खुद उसको 2 दफ़ा अंदर लेके जाता है। तो किस तरह से ये कहते हैं कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं था? घर मुल्ज़िम का था, मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद है, मुल्ज़िम उसको बार बार पकड़ के अंदर ज़बरदस्ती लेके जाता है, उसको मारता है और जो तफ्तीशी है ये कहता है मुल्ज़िम मौके पर मौजूद नहीं था। और उसके बाद ये लिख रहा है कि जरा इसने वहाँ पर चौकीदार का बयान नहीं दिया, इन्हें महल्लेदारों का बयान नहीं दिया। इसमें जो वो अस्पताल से टीम आई थी मुल्ज़िम को देखने के लिए, जिन्होंने ये सारा क्राइम सीन देखा जिसमें मुल्ज़िम ने अटैक किया, उनके स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो प्रोसिक्यूटर है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में है, पूरी गवर्नमेंट के नोटिस में है, अगर इसमें भी तफ्तीश सही नहीं होती तो इसमें भी प्रोसिक्यूशन पैसे खा लेती है। तो मुझे एक बात बताएं कि फिर उसामा साहब आम आदमी के साथ इस मुल्क में क्या होता होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर को अब नींद आती है? क्या प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से वो मुल्ज़िम वो बेग वाला केस है, जिसमें वो लड़के वाला केस है इस्लामाबाद में ही, जिसमें से वो बेचारे मुनफ़ हो गए, जिस तरह से ये केस चल रहा है, ये वो केसेस है जिनका नोटिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद लिया हुआ है। तो क्या इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के होते हुए इस तरह से इंसाफ की धज्जियां बखेरे पुलिस और प्रोसिक्यूशन, क्या ये इतने दिद्दा दिलेर हो गए हैं कि ये गवर्नमेंट से डरते ही नहीं है? इनको प्राइम मिनिस्टर का भी डर नहीं है। एक है गलती हो जाना या एक केस है, जाहिर है कि उसामा साहब ये गलती नहीं है, ये जो मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं उन्होंने वो जगह रख दी है, उन्होंने वो जगह रख दी है जिसमें मेरा मतलब ये तफ्तीशी इनको ये कैसे कह सकता है कि मुल्ज़िम का वहाँ पर ना होना पाया गया? उसको कैसे पता चल गया? किसकी स्टेटमेंट है? चौकीदार ये कह रहा है, महल्लेदार ये कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में उसने उसको बाहर जाता देखा, किस बुनियाद पे? बस ये काम तो जब उसके वकील का आएगा वो सवालात पूछेंगे। मेरे दिन में बेतहाशा सवाल आते हैं। तो तफ्तीशी इतनी दीदा दिली से तफ्तीश कर दे, प्रोसिक्यूटर जो है वो सारी तफ्तीश का चालान बना के कोर्ट में पेश कर दे, वो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए, तो इसका मतलब ये है कि सारी मिली भगत है। लेकिन अगर इतनी बारीकियों में गुलाम रज़ा साहब फैसले होंगे कि जी कितना वक्त था, मकतूला की मौत का वक्त 12:10 था, 20 जुलाई को 11:15 बजे लाश मुर्दा खाने भिजवाई गई, अगर चंद मिनट आगे पीछे अगर कर दिए इन्होंने, अगर जानबूझकर किए हैं तो फिर तो वाकई ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। लेकिन कानून जो है, लॉ जो है, कानून अंधा होता है। अगर आपका डैकेट जिसको कहते हैं डैकेट बना तो वो लाश रवाना की गई, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 11:15 लाश रवाना की गई और वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट क्या जारी हो रहा है कि 12:10 पे इसकी मौत वाक़या हुई, तो भाई वो फिर जिंदा रवाना की गई थी, डैकेट तो नहीं बना था। तो यानी कि वो तो इससे पूरी तफ्तीश ही गई। तो इससे वो तो जिसने गलत लिखा है, ये तो कॉमन सेंस इन्हीं जी तो ये पूरी चेन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस केस को आप बुनियाद बना के 302 के जितने मुकदमात चल रहे हैं उन सब में देखें, जो पैसा लगाता है वो बरी हो जाता है और जो पैसा नहीं लगा सकता और वो उसके अपने घर में मौतें भी वाक़या हो गई, कत्ल भी हो गए, उसको जनाब कोई इंसाफ नहीं मिलता, वो बाइज़्ज़त दूसरे लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। ये केस भी एक टेस्ट केस है इस एतबार से, जो ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। क्या दोबारा तफ्तीश हो सकती है अगर कहीं वो गलती हो जाती है? खुदा न खास्ता मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा इस सारे अमल में बिल्कुल देखना चाहिए, जिस तरह बाबर साहब ने कितना हाई प्रोफाइल केस है, तो अगर गलती होती है तो फिर क्या दोबारा तफ्तीश की तरफ जाएंगे, दोबारा मुकदमा फिर वापस आ सकता है? अभी तो ये हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है, चंद ही दिन बाकी हैं। वो ये तो अभी इसका ट्रायल हो रहा है, ट्रायल का टाइम अभी 2 हफ्ते 26 जनवरी अब अगली समाअत है वैसे, और हाँ जी ट्रायल 26 को मेरे ख्याल में कंक्लूड हो जाएगा और फिर 1-2 दिन में कंक्लूड करके फैसला सुना देंगे। शवाहिद तो ये जितना भी कुछ किया इन्होंने, पुलिस ने अपना काम अदा किया किरदार, प्रोसिक्यूशन ने अपना अदा किया किरदार, डॉक्टर्स ने जो करने वाले हैं पोस्टमार्टम उन्होंने अपना
किरदार अदा किया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला बकदर जुस्सा और बकदर अपनी तबीयत के। ये भी तो रिपोर्ट आई कि ये बिल्कुल ठीक है, ये हाँ, इसको ये आज भी गुरूदगी का इजहार करता रहा जैसे अदालत में कि पता नहीं ये क्या हो गया, ये पागल है क्या, लेकिन वहाँ तो रिपोर्ट ही आई कि बिल्कुल ठीक है, फिट है, मेंटली भी फिजिकली भी फिट है। तो ये सारा ड्रामा वो भी तो बेनकाब हुआ है। बहरहाल अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं कि ट्रायल में क्या चीज़ सामने आती है और फिर उसके बाद अदालत ये फैसला, चीज़ जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, ये क्या फैसला देती है, क्योंकि फिर इससे केस आगे भी जाना है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।